इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हमारे नौजवान साथी तेजस्वी जी, मंच पर मौजूद महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेतागण और इस सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए संघर्षशील भाइयों और बहनों और नौजवान दोस्तों साथियों, आप सबको अपनी पार्टी की ओर से जय भीम, लाल सलाम। आज एक ऐतिहासिक अवसर है। 74 आंदोलन, उसके 5 जून संपूर्ण क्रांति का उद्घोष, उसके 48 साल पूरे हो रहे हैं। उस मौके पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इसलिए कुछ तो बात इतिहास की होगी, हो रही है, हम भी कुछ करेंगे, उसी से शुरू करते हैं। और 74 से हर चीज का थोड़ा सा पीछे का भी कुछ इतिहास है, तो 74 से थोड़ा सा आपको हम पीछे ले जाएंगे, बहुत पीछे नहीं, किसी काल्पनिक अतीत में नहीं, किसी सुदूर अतीत में नहीं। 74 से ठीक 7 साल पहले 1967 आजादी के बाद हिंदुस्तान की पूरी राजनीति में, सामाजिक बदलाव में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर 1967। 2 बड़ी बातें हुई थी 1967 में। एक, जो उस समय बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए थे, पहली बार उन दिनों पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जितना कब्जा है सत्ता पर, शायद इससे थोड़ा ज्यादा ही कब्जा उस समय पूरे देश में कांग्रेस का था। लेकिन 1967 के जो मध्यावधि चुनाव हुए, कई राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, पहली बार 1 नहीं, 2 नहीं, 9 राज्य में बदलाव के संकेत दिखे और 9 राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारें हुई। 67 से मेरा मतलब है कि देश में जो संसदीय विपक्ष, संसदीय जो पूरे संघर्ष की धारा है, उसमें एक बड़ा बदलाव, एक नई गति उसमें दिखी। 67 से मेरा दूसरा मतलब है, जहां से हमारी पार्टी निकली, नक्सलवादी। इस देश में आजादी के बाद बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने, गरीबों का राज स्थापित करने, सिर्फ जमीन, मजदूरी और मान सम्मान नहीं, ताकि गरीबों को पूरा का पूरा हक मिले, इसके लिए देश की सत्ता पर, देश के राज, उस पर सामंती ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को हटा करके इस देश में मजदूर, किसान, गरीबों का राज बने। उस राज लाने के लिए नक्सलवादी में क्रांतिकारी उभार आया बंगाल में, और उसकी चिंगारी बिहार में आकर के गिरी, मुजफ्फरपुर में, मुसहरी में, भोजपुर के इतवारी में। एक लड़ाई यहाँ भी शुरू हो गई। 74 की हम बात करेंगे तो 74 मतलब 70 का दशक। 74 से पहले 72 की बात कर लेते हैं। आज हम जून महीने में हैं और 10 दिसंबर 50 साल मनाएंगे एक महान शहादत के, जो महान शहादत मास्टर जगदीश मास्टर की शहादत, रामायण राम की शहादत, उसके 50 साल पूरे होने वाले हैं। वो जो 70 के दशक की शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई, कांग्रेस राम नरेश राम, कांग्रेस जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव, कांग्रेस गुटन, ये जो लड़ाई शुरू हुई, वो चुनाव वाली लड़ाई नहीं थी। वो पूरे बिहार में सामंती सत्ता को बदलने के लिए, दमन को बदलने के लिए, खत्म करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में गरीबों के मान सम्मान को स्थापित करने के लिए बड़ी लड़ाई थी। इसी कड़ी में 74 भी आता है। छात्र नौजवानों का बड़ा उभार, एक गांव में गरीबों का उभार, एक शहर में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में छात्र नौजवानों का बड़ा उभार। वो समय कुछ अलग था। इस समय दोनों लड़ाई अलग अलग थी, गांव की लड़ाई अलग, गरीबों की लड़ाई अलग, छात्र नौजवानों की लड़ाई अलग। अगर हम राजनीतिक वैचारिक बात करें तो हम जो तीनों कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टियां उस समय ये 74 के आंदोलन में नहीं थी। हमारी लड़ाई अलग, समाजवादियों की लड़ाई अलग, अलग अलग लड़ाई। आज 48 साल बाद हम लोग एक जगह पर है। क्यों? क्योंकि 48 साल में
गंगा से, कोसी से और सोन से बहुत पानी बह गया। वो जो जेपी आंदोलन था, जिस जेपी आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का रास्ता लिया उस समय के पूरे देश की सत्ता ने, उसी तरह जो हमारा आंदोलन था भोजपुर में, उस आंदोलन को भी कुचलने के लिए जबरदस्त दमन। अगर 74 के हमारे सारे नेता छात्र का जेल में बंद हुए, तो मैं जिस पार्टी से हूँ, भाकपा माले, हमारे पार्टी के दूसरे महासचिव कांग्रेस चरण 1975 के नवंबर में भोजपुर में शहीद हो जाते हैं। तो दोनों आंदोलन थे, उस समय दोनों आंदोलन अलग अलग, लेकिन दोनों आंदोलन को दबाने के लिए राज सत्ता का संपूर्ण दमन, लेकिन वो दमन चला नहीं। वो जो आपातकाल आया, थोड़ी देर के लिए आया, एक घोषित आपातकाल था, वो चला नहीं। जब आपातकाल खत्म होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री और कोई नहीं, कर्पूरी ठाकुर बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। एक बदलाव आता है, दिखता है। लेकिन आज हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, वो जेपी आंदोलन वो दो धारा में बटा हुआ है। एक धारा जेपी आंदोलन से जनता पार्टी होते हुए बीजेपी, जेपी से बीजेपी, जेपी से बीजेपी तक एक यात्रा है, वो एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलने वाले लोग वो कम से कम इस सभागार के अंदर नहीं है, वो बाहर चल रहे हैं अपने रास्ते पर और देश को ढकेल रहे हैं। और दूसरा रास्ता जो उससे निकला कि उस बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी का मतलब क्या है हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, बहुत बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए आज एक दूसरे तरह का गठबंधन बना है। इस महागठबंधन में फिलहाल आप 4 पार्टी देख रहे हैं। महागठबंधन के लिए हो सकता है कि महाशब्द के लिए और भी पार्टियां चाहिए, लेकिन इसमें जो 3 कम्युनिस्ट पार्टी आपको दिख रही है, उसमें माले सीपीआई और सीपीएम के साथ राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते बहुत पुराने हैं, हमारे रिश्ते नए हैं। 15 साल राजद की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, हम लोगों का खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। और आज अगर पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, उसका कारण है कि आज ये वक्त की जरूरत है। आज ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि जो 75 का आपातकाल था, वो आपातकाल तो खत्म हो गया, वो तो घोषित आपातकाल था। आज तो अघोषित है, वो तो एक ठोस समय के लिए था, आज तो स्थायी आपातकाल है। आज के आपातकाल का नाम है अच्छे दिन। अच्छे दिन आज के अघोषित आपातकाल का नाम है। उस समय तो कुछ लोगों को जेल में डाला जाता था, आज तो वहां नए नए औजार है उनके पास। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, ईडी है, ईडी के पास तैयार है, आज कहां छापा मारना है, कल कहां छापा मारना है, परसों किसको जेल में डालना है, ये तैयार है। तो आज चारों तरफ ऐसा दमन है, ऐसा दमन। इस देश में संविधान उसको रोना जा रहा है। हिंदुस्तान इस रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप सोच नहीं सकते, जिस समय 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, उस समय भी हमारे कुछ साथी से सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता है बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है सांप्रदायिकता, हिंसा बहुत खराब चीज है। हम लोग ऐसे नहीं है, हिंदुस्तान दूसरा है, यहाँ हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग भाईचारे से सांप्रदायिकता से निपटते। हमें उस समय लगा था कि नहीं, ये महज सांप्रदायिकता नहीं, ये सांप्रदायिक फैसलाबाज है जो पूरे देश की परिभाषा बदल देना चाहता है, देश की पहचान को बदल देना चाहता है। अब जरा सोच लीजिए कि बाबरी मस्जिद से जो बात शुरू हुई, आज ताजमहल पर बात पहुंच गई, कुतुब मीनार पर बात पहुंच गई। बच्चा जब जानता था कि हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में ताजमहल का है, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क में दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल है, और इस ताजमहल पर सैर करा कर दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार से है, उस कुतुब मीनार पर सवाल खड़ा करे। अब बच्चों को सिखा रहा है कि विदेशी प्रतीक है, ये गुलामी का प्रतीक है, हमारे देश के इतिहास, हमारे खूबसूरती का प्रतीक है। उस प्रतीकों को, जिसको हमें नाज था, गर्व था, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, आप उसको आज आप कह रहे हैं कि विदेशी है, ये गुलामी के चिन्ह है, गुलामी के प्रतीक है। किस आजादी की बात कर रहे हो? आज आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर कौन सा जहर बरस रहा हो? ये आज देश के सामने बड़ा सवाल है। इसलिए इतना बड़ी लड़ाई, ऐसी लड़ाई की नौबत कभी नहीं आई थी। इतना बड़ा खतरा पूरे देश के सामने, इतनी बड़ी चुनौती आजाद हिंदुस्तान में इससे पहले हमारे सामने नहीं आई थी। तो इस बड़े खतरे को देखते हुए, इस बड़ी चुनौती को देखते हुए
इससे अगर पहली बार पाला पड़ा है, जो भगत सिंह ने कहा था, जो अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा, संविधान लिखा और कहा कि बड़ा खतरा है, क्योंकि इस देश में जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत लोकतांत्रिक नहीं है। इसके ऊपर ये संविधान जो है एक लोकतंत्र का मुलम्मा है, लेकिन मिट्टी अभी उसका डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है। अगर ये असमानता इस देश के अंदर रह जाएगी तो एक वोट की समानता का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो अदानी अंबानी का देश बन जाएगा तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं। कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो वो तो इस देश में बड़े हिस्से के लोगों के लिए इससे बड़ी विपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। ये बातें आज की बात नहीं है। आज से बहुत पहले हिंदुस्तान जब बन रहा था, संविधान पारित हो रहा था, देश में आजादी की बात आ रही थी, उस समय ये बातें कही गई। आज वो खतरा हमारे सामने है और इसीलिए हमें लगता है इस बड़े खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी लड़ाई चाहिए, बहुत बड़ी लड़ाई चाहिए, जिसको आप दूसरी आजादी की लड़ाई कह लीजिए तो उससे कम में नहीं पड़ आएगा जो आजादी की लड़ाई में, जितने में भगत सिंह ने, अम्बेडकर ने, इस मुल्क के आजादी के दीवानों ने जो रास्ता दिखाया, उससे कम कुर्बानी में, उससे कम साहस, उससे कम एकता से आज की लड़ाई हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम बस इतना ही कहेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक आरोप पत्र है जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उसके खिलाफ बड़े मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। हमारे सामने सवाल है कि वो जो दिल्ली में लड़ाई छिड़ी, जिसको पूरे देश ने कहा कि दिल्ली वाली लड़ाई, उसको पटना वाली लड़ाई कैसे हम बनाएंगे? जो दिल्ली वाली लड़ाई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा दिखा और जिसके बल पर सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में बैठ करके हमारे किसानों ने वो 3 कानूनों को कूड़ेदान में फेंक दिया है, उस लड़ाई को पूरे बिहार में चंपारण से लेकर के पूरे दक्षिण बिहार तक, गांव-गांव तक कैसे हम पहुंचाएंगे, पूरे बिहार में कैसे इंडस्ट्री की गारंटी होगी, ये हमारे सामने एजेंडा है। चुनाव में हमने 10 लाख रोजगार की बात की थी और नीतीश जी माशाअल्लाह 19 लाख की बात, और 19 लाख के बाद आज क्या हो रहा है? पोस्ट खत्म हो रहे हैं, हजारों हजार में पोस्ट खत्म हो रहे हैं। अभी हम एक साथी से सुन रहे थे, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, और किसी जिले के एसपी कह रहा है कि होमगार्ड में भर्ती होने के लिए 62 इंच का सीना चाहिए, तब बिहार के नौजवानों को उनको होमगार्ड में उनका दाखिला होगा। अभी रेलवे में हमने देखा छात्रों का, नौजवानों के गुस्से का विस्फोट। वो रोजगार कोई नारा नहीं है, रोजगार इस समय सबसे ज्वलंत मांग है। नौजवानों के आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना, तो आंदोलन के एक से एक हमारे सामने मुद्दे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि अगर हमारे दुश्मन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरोप पत्र है, तो हमारे पास भी अपना संकल्प पत्र है, जो हमने चुनाव में लोगों के बीच में रखा था, संकल्प पत्र है। और उस संकल्प को अमली जमा अगर पहनाना है, 12,000 या 20,000 वोट से हम हार गए, हम ये नहीं कहेंगे 12,000 20,000 से हार गए, वो आप कह सकते हैं। बहुत सारी सीटों में हम हार गए। दक्षिण बिहार में जो रिजल्ट हम ले आए, वो रिजल्ट हम मिथिला में नहीं ला पाए, सीमांचल में नहीं ला पाए, उत्तर बिहार में नहीं ला पाए। इस कमजोरी पर हमें अगर काबू पाना होगा और बड़े पैमाने पर लोगों का भरोसा जीतना होगा और बड़े पैमाने पर लोगों में ऊर्जा का संचार करना होगा। और इसका मतलब है कि हमारा ये जो महागठबंधन है, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, इस रफ्तार से बात बनेगी नहीं, रफ्तार तेज करनी होगी। जिस ढंग से हम चल रहे हैं, इस ढंग से बात बनेगी नहीं। ये महागठबंधन अगर महज चुनाव का गठबंधन समझ लेंगे, महागठबंधन तो महज हम समझ लेंगे कि विधानसभा का गठबंधन, बड़े आयोजनों का गठबंधन, बात नहीं बनेगी। महागठबंधन को रोजमर्रा के आंदोलनों का गठबंधन बनाना होगा। देश को बचाने का, संविधान को बचाने के लिए इस पूरे बिहार के तमाम दबे कुचले लोग, बिहार की महिलाएं, हमारे स्कीम वर्कर्स, हमारे नौजवान, हमारे छात्र, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक के बाद एक बिहार को उत्तर प्रदेश बनाना चाहता है। हमने सोचा था कि बिहार में बात जहां रुक गई थी, उत्तर प्रदेश बात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात आगे बहुत नहीं बढ़ पाएगी। और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद अब उनकी कोशिश क्या है कि बिहार का उत्तर प्रदेश बनाएंगे, वो बुलडोजर राज बिहार में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, पहले बुलडोजर से लोग डरते थे, बुलडोजर से लोग घबराते हैं,
और आज देश में ऐसी राजनीति है, ऐसा शासन है कि भारतीय जनता पार्टी का बस चले, मोदी जी के मन की बात अगर सुन ली जाए तो वो शायद शासन का प्रतीक तो उनका बुलडोजर बन ही चुका है। कल हो सकता है चुनाव का प्रतीक भी वो कमल निशान हटा करके वो कहेंगे कि बुलडोजर पर हमें वोट दो। ये इस देश के अंदर हिंसा का, डर का ऐसा राज बनाना चाहते हैं। इस हिंसा और डर की राज के खिलाफ साहस का, उम्मीद का और व्यापक एकता का हमें गठबंधन चाहिए। गठबंधन बने और रोज के आंदोलन में ये गठबंधन पूरी तेवर के साथ आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये 74 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन उसकी जो हमारे पास, हम भी उसके वारिस हैं, हम सब लोग इसमें जहाँ हैं तो उसकी विरासत की ये मांग है। हम जिस नक्सलवादी के आंदोलन से निकले हैं उस आंदोलन की ये विरासत है और आज मांग है। आप समझ लीजिए, आज अगर देश में कहीं कोई विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, नक्सलवादी तो गांव का आंदोलन था, शहर का था नहीं। शहर का आंदोलन 74 का था, लेकिन आज अगर किसी देश के किसी विश्वविद्यालय में किसी अगर कार्टूनिस्ट, कोई अगर चित्रकार, कोई अगर फिल्म बनाने वाला, कोई कुछ भी विरोध की आवाज दर्ज कर दे, हर विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकार के पास परिभाषा क्या है? अर्बन नक्सल। अब समझ लीजिए, जब देश के हर विरोध की भाषा को नक्सल कहा जा रहा है तो वाकई उसमें कुछ था उस नक्सलवादी में, जो गरीबों ने, इस देश के दलित मित्रों ने एक इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, जो हम कह रहे हैं कि महज सत्ता परिवर्तन नहीं, तो व्यवस्था परिवर्तन और उस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन, उसको सिरे से बदल देना है, नीचे से बदल देना है, तो इसकी कोशिश तो थी। इसीलिए इस देश में ये जो हमारे पास विरासत है, भगत सिंह की विरासत है, अंबेडकर की विरासत है, उसके बाद की बात करें तो बड़े बड़े किसान आंदोलन की विरासत है, नक्सलवादी की विरासत है, 74 की विरासत है। सभी धाराएं आज अब अगर एक देख रहे हैं तो चंद सीटों के लिए नहीं है, किसी तरह कुछ वोट मिल जाए, किसी तरह 2-4 सीट इसको बढ़ जाए, उसकी बढ़ जाए, इतने छोटे मकसद के लिए ये महागठबंधन नहीं बना है। महागठबंधन बना है और चलेगा महामकसद के लिए, महाकाम पूरा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए। बिहार में उस समय 74 के आंदोलन में बिहार से शुरू हुआ और वो आपातकाल खत्म हुआ। आज आपातकाल से भी सुपर आपातकाल आपके पास है। फांसीवाद कह लीजिए, तानाशाही कह लीजिए, हिटलरशाही कह लीजिए, जो भी जिस नाम से पुकारिए, उससे भी खतरनाक ये चीज है। इस खतरे से निपटने के लिए बिहार फिर एक बार रास्ता दिखाए, ऊर्जा से भर दे लोगों को, और जो तय हो रहा है कि अब थोड़ा सा ढंग बदल करके आंदोलनों की रफ्तार तेज करके चलना है, तो 7 अगस्त ये जो बात हो रही है कि तमाम जिला मुख्यालयों में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ 30-30 लाख लोगों के राशन कार्ड छीन लिए गए। राशन कार्ड क्यों छीना जा रहा है? ताकि राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए, राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए। और वो खेती के कानून तो वापस हुए, लेकिन खेती बिक जाएगी अदानी और अंबानी के पास। गेहूं चला गया, 1 महीना पूरा गेहूं के निर्यात हुआ, तब जाकर के मोदी जी ने उस पर रोक लगाई। तो ये चावल और गेहूं, ये जो हमें गरीबों की जरूरत है, इसको देने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो 7 अगस्त एक नई शुरुआत हो। हम समझते हैं कि आज का ये महासम्मेलन, ये शायद अगर हम इस रूप में ले कि चुनाव के बाद से, चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन बना, और लोकसभा के चुनाव में अलग गठबंधन था, विधानसभा के चुनाव में अलग गठबंधन है। आज जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा नजारा कुछ और है, तो गठबंधन तो बदलता रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पिछले करीब 1.5 साल चुनाव के बाद बीत गए, सामने बड़ी लड़ाई है, सामने बड़ी लड़ाई है। राष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है विधानसभा का चुनाव है। नीतीश जी आज है, लेकिन वो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी की पीढ़ी, वो पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नीतीश जी कब तक इस है, इसको उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी में शायद अभी भी ये ऊर्जा बची हो कि एक बार फिर साहस लेकर के, जैसे उधर से इधर करके आते हैं, फिर एक बार इधर आएंगे। पता नहीं इधर आएंगे नहीं आएंगे, इतनी ऊर्जा, इतनी हिम्मत अभी भी उनके अंदर है नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल नेताओं का नहीं है, सवाल जनता का है, कार्यकर्ताओं का है, सवाल आंदोलनों का है। इसलिए बिहार को वो ऊर्जा, उसका संचार करना होगा पूरे देश में, जिस ऊर्जा के बल पर, जिस साहस, जिस एकता के बल पर, जो हम सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार 2024 आते आते ये सरकार खत्म हो। और सरकार तब खत्म होगी सिर्फ चुनाव में, बूथ में, वोट से नहीं, जब गांव गांव में जिस समय
गरीबों के अंदर जो मुगालते में गरीबों को डाल रखा है, हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहना दिया है, इस चश्मा लोग उतार करके फेंकेंगे और सच्चाई के चश्मे से लोग पूरे हिंदुस्तान को फिर पर देखेंगे और तब हम बदल पाएंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई में हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भाकपा माले की ओर से हम कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में सबसे नौजवान पार्टी अगर है तो माले, गठबंधन में आने वाली सबसे नई पार्टी भाकपा माले है और इसीलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा के साथ और जितना चलना होगा, जिस रफ्तार से चलना होगा, इसमें जो भी कुर्बानी देनी है वो कुर्बानी दे करके हम लोग चलते रहेंगे। सब लोग साथ मिलकर के चले, बिहार को बढ़ाए, देश को आगे बढ़े, देश को बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों को आज के इस सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबको मिलकर के जो बधाई है वो आगे की लड़ाई के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।